वेलकम दोस्तों, मैं योगेश खोरवाल आप सभी के लेके आया हूँ करंट अफेयर्स फैक्ट्स स्पेशल क्लास 27 जुलाई करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस के अपडेट जल्द ही मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, हम आज अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारे वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है कारगिल विजय दिवस। कल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस था। तो दोस्तों इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कारगिल विजय दिवस तो 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में विजय हासिल की गई थी। तो कारगिल युद्ध में विजय कब हासिल की गई? 26 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध विजय प्राप्त हुई और इसलिए 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। और कारगिल विजय दिवस तो कारगिल युद्ध में हमें किस वर्ष विजय प्राप्त हुई? तो 26 जुलाई 1999 को हमें विजय प्राप्त हुई। तो दोस्तों देखिए अगला पॉइंट, इस वर्ष कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो दोस्तों अभी 2020 तक 1999 से 2020 तक 20 बार कारगिल विजय दिवस मनाया जा चुका है। और इस बार की जो थीम थी वो थी रिमेंबर, रिजॉइस एंड रिन्यू। रिमेंबर, रिजॉइस एंड रिन्यू। तो दोस्तों देखिए अगला पॉइंट, कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है? तो वो हमारे कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए अगला पॉइंट, तो कारगिल का युद्ध था वो किन किन के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच ये कारगिल का युद्ध हुआ। कब हुआ? मई से जुलाई 1999 की मई 1999 में मई और जुलाई मंथ के बीच कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में हुए सशस्त्र संघर्ष ही कारगिल युद्ध कहा जाता है। तो दोस्तों कारगिल युद्ध किसे कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के कारगिल क्षेत्र को लेकर एक विवाद हुआ, जिसके पश्चात भारत और पाकिस्तान के मध्य मई से जुलाई 1999 के में क्या हुआ? कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें विजय किसकी हुई? भारत की। और वो कब हुई? 26 जुलाई 1999 को युद्ध समाप्त हुआ। ये 60 दिनों तक ये युद्ध जारी रहा और 26 जुलाई 1999 को भारत को कारगिल क्षेत्र पर विजय प्राप्त हुई। पाकिस्तान को भारत द्वारा हराया गया। तो दोस्तों देखिए अगला पॉइंट, इस युद्ध को जीतने के लिए भारतीय सेना ने दुर्गम बाधाओं, दुश्मनों के इलाकों, विपरीत मौसम व अन्य कठिनाइयों को पार करते हुए विजय प्राप्त की थी। तो बिल्कुल ये सत्य है कि हमारे भारतीय सैनिक बहुत ही मेहनती थे और वह इस युद्ध को हारना नहीं चाहते थे। और भारतीय सेना ने इसलिए दुर्गम बाधाओं, अनेक बाधाओं को सहकर दुश्मनों के इलाकों पर जाकर उन विपरीत मौसम, अन्य सभी कठिनाई परिस्थितियों को पार कर ये विजय प्राप्त की। कौन सी? कारगिल विजय दिवस, जो 26 जुलाई को मनाई। कब? 26 जुलाई को, प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाई जाती है। तो दोस्तों देखिए अगला पॉइंट, इस युद्ध में भारतीय सेना के बहुत से जवान शहीद हुए, घायल हुए। बिल्कुल सत्य बात है, युद्ध होगा तो जवान भी शहीद होंगे और विपक्षी सेना के भी सैनिक का मृत्यु होगी। तो दोस्तों देखिए आगे, सेना के अदम्य साहस है बलिदान के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। तो बिल्कुल जिन सैनिकों का जो भारतीय जवान कारगिल युद्ध में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके सम्मान में, उनको याद करने के लिए 26 जुलाई, प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए अगला टॉपिक, तो दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ट्रांस फैट फ्री लोगो।
ट्रांस फैट फ्री लोगो। तो इसके संदर्भ में पढ़ते हैं हम, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के अधिसूचित मानदंडों के अंतर्गत पैकेज्ड फूड, कैसा फूड, पैकेज्ड फूड कंपनियों को अब उनके आउटलेट तथा उत्पादों पर ट्रांस फैट फ्री लोगों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि जो पैकेट होते हैं उनके ऊपर आउटलेट, आपने देखा होगा पैकेट के ऊपर बहुत सारी जानकारी लिखी होती है, तो उसी के ऊपर एक लोगो जिसका गवर्नमेंट चाहती है कि वो लोगो लगाया जाए, तो वो कैसा है, ट्रांस फैट फ्री लोगो, ट्रांस फैट फ्री लोगो का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। तो उल्लेखनीय है, अगला पॉइंट जो है उल्लेखनीय है कि FSSAI ने बेकरी, मिठाई की दुकानों, रेस्तरां को पहले से ही ट्रांस फैट फ्री लोगो जारी करने की अनुमति दे दी हुई है। तो दोस्तों हमारे गवर्नमेंट ने पहले ही अनुमति दे दी है कि बेकरी, मिठाई की दुकानों और रेस्तरां को पहले से ही ट्रांस फैट फ्री लोगों का उपयोग करना है, इसलिए उन्हें पहले ही अनुमति दे दी गई है। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला पॉइंट, FSSAI के नए मानदंडों के अनुसार ट्रांस फैट फ्री लोगो लगाने की अनुमति केवल उन्हीं को दी जा सकती है जिनके उत्पाद में प्रति 100 ग्राम, यानी प्रत्येक 100 ग्राम या भोजन के 100 ग्राम मिलीलीटर में ट्रांस फैट की मात्रा 0.2 ग्राम हो। कितनी, 0.2 ग्राम, ज़्यादा ट्रांस फैट नहीं होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, 0.2 ग्राम। तो दोस्तों देखिए अगला पॉइंट, तो दोस्तों ट्रांस फैट होती क्या है, तो दोस्तों देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रांस फैट तरल वनस्पति तेलों को अधिक ठोस रूप में परिवर्तित करने तथा खाद्य के भंडारण एवं उपयोग अवधि में वृद्धि के लिए इन तेलों को हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। इस प्रकार संतृप्त वसा या ट्रांस फैट का निर्माण होता है। तो देख लो दोस्तों किस प्रकार ट्रांस फैट का निर्माण होता है, तो आप ध्यान से देख लें एक बार इसे। तो दोस्तों देखिए अगली बात करते हैं, तो हमारा जो अभी मैंने आपको बताया कि FSSAI ने ट्रांस फैट फ्री लोगो को बनाया है और उसे बेकरी, मिठाई की दुकान और रेस्तरां को ये लोगो उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है। तो वो किसने दी, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा। तो दोस्तों इसका क्या काम होता है और ये क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना खाद्य संरक्षण और मानक अधिनियम 2006 के तहत, तो इम्पोर्टेंट बात आती है कि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत इसका निर्माण हुआ। किसका, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का। कौन से अधिनियम, 2006 के, और उन विभिन्न अधिनियम एवं आदेशों को समेकित करता है जिसने अब तक विभिन्न मंत्रालयों तथा विभाग में खाद्य संबंधी विषयों का निपटान किया है। तो किसने किया, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने। कब से ये इसकी शुरुआत है, 2006 से। तो दोस्तों देखिए आगे, FSSAI की स्थापना खाद्य वस्तु के लिए विज्ञान आधारित मानकों का निर्धारण करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक आहार, अगर अच्छा आहार मिलेगा तो मनुष्य अधिक समय तक जीवित रहेगा। तो इसलिए ये कमेटी चाहती है कि भारतीय लोगों को पौष्टिक आहार और सुरक्षित आहार प्राप्त हो। तो पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात को विनियमित करने के लिए की गई है। किसकी स्थापना, भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण की। तो दोस्तों देखिए अगला पॉइंट, तो अगले जो पॉइंट है वो है हमारे FSSAI के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय हैं। कौन सा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय हैं। तो दोस्तों हमारा उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है सिक्योरिटीपीडिया और CISF ट्यूब, सिक्योरिटीपीडिया और CISF ट्यूब। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने सिक्योरिटीपीडिया नामक
एक ऑनलाइन विश्वकोश, कैसा विश्वकोश, वो भी ऑनलाइन की शुरुआत की है किसने, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सिक्योरिटीपीडिया नामक एक ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों उसके बाद में बढ़ते हैं हम अगला पॉइंट, वो है CISF ने अपने कर्मचारियों के लिए CISF ट्यूब नामक अनुकूलित वीडियो इंटरफेस भी लॉन्च किया है, वीडियो इंटरफेस। तो दोस्तों देखिए अगला पॉइंट, अब देखते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सिंगल बटन क्लिक करके CISF के कर्मचारियों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना एवं सशक्त बनाना है। तो भारतीय खाद्य जो है सुरक्षा, एक मिनट, तो भारतीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है वो चाहता है कि वह अपने स्टाफ मेंबर्स को, अपने कर्मचारियों को तकनीकी जानकारी के लिए तुरंत प्रभाव से स्पीडली वो उन्हें सूचना प्राप्त करा सके। तो इसलिए उन्होंने सिक्योरिटीपीडिया नामक एक ऑनलाइन तकनीकी का लॉन्च किया है। तो उसका उद्देश्य क्या है, तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना है, उन्हें सशक्त बनाना। तो दोस्तों जो जिससे कार्य भी स्पीड में हो सके। तो दोस्तों देखिए अगला पॉइंट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल क्या है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के बारे में पढ़ते हैं। ये एक केंद्रीय सुरक्षा सशस्त्र बल है जिसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत गठित किया गया है। किस अधिनियम के तहत, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत। और ये किसके अधीन आता है, एक केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। CISF पूरे भारत में स्थित औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं और सुविधाओं तथा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। कौन करता है, CISF, यानी ये इसके अधीन है। औद्योगिक इकाइयां, सरकारी अवसंरचना परियोजना और सुविधाओं तथा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है CISF। तो दोस्तों उसके बाद में हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, खदानों, तेल क्षेत्रों और रिफाइनरियों, मेट्रो रेल, प्रमुख बंदरगाहों आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा का जिम्मा भी CISF का है। किसका है, भारतीय औद्योगिक सुरक्षा बल का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।